Everybody, this is Arvind. In this video I shall explain to you Article 20 of the Indian Constitution with case law. Let us understand. Article 20, protection in respect of conviction of offences. Article 20 of Indian Constitution grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner, or legal person like a company or a corporation. आर्टिकल 20 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट से एक्यूज व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो या फिर कोई लीगल पर्सन हो सच एज लाइक कंपनी या फिर कॉरपोरेशन. देयर आर 3 प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 में टोटल 3 प्रोविजंस है. पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में है. दूसरा है नो डबल जीपर्डी जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में है. एंड थर्ड वन इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में है. तो ये जो क्लॉजेस है इसे हम लोग वन बाय वन समझेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को लगने से रोकता है. फर्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एग्जैक्टली ये होता क्या है. द एक्सप्रेशन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज means a law which imposes penalties or conviction on the act already done and increases the penalty for such act. In other words, ex post facto law imposes penalty retrospectively. ex post facto law जो है वो penalties लगाता है retrospectively. इसका मतलब ये हो जा रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है आज की डेट में जो अपराध किया उसका जो पनिशमेंट है, अब मान लीजिए ये 2 साल बाद जो है इस अपराध का पनिशमेंट में ये कुछ फाइन वगैरह इंक्रीज़ हो जा रहा है या फिर पनिशमेंट का जो टर्म्स है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है. तो आज की डेट में जो ये अपराध किया है 2 साल बाद जो अमेंडमेंट होकर जो पनिशमेंट बढ़ जा रहा है उसके तहत इसे पनिशमेंट मिलेगा. मीन्स जो इफेक्ट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिवली होता है. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि डाउरी प्रोविज़न एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स फ्रॉम 20th of May 1961. डाउरी प्रोविज़न एक्ट जो है वो आया था, कानून जो वो आया था 20th of May 1961 में. अ पर्सन गिल्टी ऑफ एक्सेप्टिंग डाउरी इज़ पनिशेबल अंडर द एक्ट आफ्टर 25th 1961 एंड नॉट बिफोर 25th 1961. तो अगर कोई व्यक्ति डाउरी के अंदर पनिश होता है, उसे वो अगर कोई एक्ट करता है डाउरी का, तो इन डैट केस अगर वो 20th of May के बाद अगर ये ऑफेंस करता है तभी उसे पनिशमेंट मिलेगा. अगर बिफोर डैट करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा. तो ये जो एक्ट जो कानून का आया है ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स से आया है. प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स मीन्स क्या है, अगर आज की डेट में कोई लॉ लागू हो रहा है और उसमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मीन्स आज की डेट में उस ऑफेंस का जो अपराध है, अब कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है वेदर आज की डेट में करे या आज के बाद किसी भी डेट में करे, तो उसको एज़ पर डैट ऑफेंस उसे पनिशमेंट मिलेगा. लेकिन अगर यही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता, अगर वो आज के डेट में कोई अपराध करता है, मान लीजिए आज के डेट में वो ये लॉ पास हुआ है और वो 2 साल पहले ही वो अपराध करके बैठा है, तो आज के डेट में उस ऑफेंस में जो पनिशमेंट है उसके आधार पर उसे पनिशमेंट मिलेगा अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ. तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को लगने से रोकता है. मीन्स जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है लाइक पनिशमेंट वगैरह अगर कोई इंक्रीज़ हो जा रहा है तो वो नहीं लगेगा. किसी भी अगर कोई मान लीजिए कोई अपराध भी कर रहा है तो उस पर अगर मान लीजिए 2 साल बाद कोई ये अपराध का जो पनिशमेंट बढ़ गया या फिर उसमें पेनल्टी फाइन वगैरह बढ़ गया है तो वो नहीं लगेगा उस व्यक्ति को. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में टोटल 2 क्लॉजेज है. फर्स्ट क्लॉज ऑफ क्लॉज 1 प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी convicted of any offence except for violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. This means that if an act is not an offence at the date of its commission, it cannot be an offence at the date subsequent to its commission. मान लीजिए जिस व्यक्ति ने अगर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है और उस डेट में अगर वो अपराध है तभी उसे सज़ा मिलेगा, और उस डेट में अगर उस एक्ट का कोई अपराध की श्रेणी में अगर वो नहीं आ रहा है तो वो उसे पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा. ये क्लॉज 1 बताता है. क्लॉज 2 में क्या है, द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लॉज 1 प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम अ पेनल्टी ग्रेटर दैन डैट विच ही माइट हैव बीन सब्जेक्टेड टू एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. सेकेंड पार्ट जो है क्लॉज 1 का वो ये बताता है
कि अगर उस अपराध का पनिशमेंट जो है इन फ्यूचर बढ़ जाता है अमेंड होके, तो वो बढ़ा हुआ जो पनिशमेंट है वो उसे नहीं मिलेगा। जिस डेट में उसने जो अपराध किया है उस डेट में उस अपराध का जो पनिशमेंट है, उसका जो फाइन है वही मिलेगा। अगर कुछ अमेंड होता है इन फ्यूचर तो वो उसे वो अमेंड हुआ पनिशमेंट जो उसे नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या हुआ था कि द एक्यूज कमिटेड एन ऑफेंस इन 1947। एक्यूज व्यक्ति ने 1947 में अपराध किया था, विच अंडर द एक्ट देन इन फोर्स वाज पनिशेबल बाय इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। उस समय उस अपराध का जो पनिशमेंट था वो इम्प्रिजमेंट था और फाइन या दोनों था। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 1949। अब जो है एक्ट जो अमेंड हो गया 1949 में, व्हेन enhance the punishment for the same offence by an additional fine equivalent to the amount of money procured by the accused through the offence। अब 1949 में उस अपराध में अमेंडमेंट हुआ और जो अपराध में जो फाइन था वो डबल हो गया या बढ़ गया कुछ। द सुप्रीम कोर्ट held that the enhanced punishment could not be applicable to the act committed by the accused in 1947 and hence set aside the additional fine imposed by the amended act। अब हाई कोर्ट ने जो है इस व्यक्ति में जो 1949 में अमेंड होने के बाद फ़ाइन जो इंक्रीज़ हो गया था वो लगा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो 1949 में अमेंड होके जो फ़ाइन बढ़ गया है वो नहीं लगेगा, क्योंकि क्रिमिनल केस में जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई अपराध का पनिशमेंट इन फ्यूचर अगर बढ़ जाता है तो वो बढ़ा हुआ पनिशमेंट उसे नहीं लगेगा। जिस डेट में उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस डेट में उस अपराध का जो पनिशमेंट है जो फ़ाइन है वही लगेगा। जो इंक्रीज हुआ फ़ाइन जो है या इनहेंस हुआ फ़ाइन जो है वो नहीं लगा गया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था, अ बॉय ऑफ 16 years was convicted for committing an offence of house trespass and outraging the majesty of rigorous imprisonment and also imposed fine. After the judgment of magistrate, the Probation of Offence Act 1958 came into force. It provided that a person below 21 years of age should not ordinarily be sentenced to imprisonment. The Supreme Court, by a majority of 2-1, held that the rule of beneficiary interpretation required that ex post facto law could be applied to reduce the punishment so an ex post facto law which is beneficial to the accused is not prohibited by clause 1 of article 20। इस केस में क्या हुआ था, एक 16 साल का जो लड़का है उसने अपराध किया था और उस अपराध पे उसे जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल गई थी। उसके बाद जो है एक प्रोविशन ऑफ ऑफेंस एक्ट 1958 आया, जिसमें जो है अगर कोई लड़का अपराध करता है उसका एज 21 ईयर से कम होता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी ऑफेंस में कोई भी एक्ट में अगर अमेंडमेंट हो रहा है और उस अमेंडमेंट से जो एक्यूज पर्सन को कुछ बेनिफिशियल मिल रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वो जो है वॉयलेशन नहीं होगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत। तो ये जो बेनिफिट मिला है एक्यूज को ये उसे मिलेगा, ये जो है वॉयलेशन नहीं है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 को देख लेते हैं। इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीपर्डी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। डबल जीपर्डी का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसे 2 बार प्रोसिक्यूटेड नहीं किया जाएगा, 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। दिस क्लोज embodies the common law rule of nemo davet vix vexari which means that no man should be put twice in peril for the same offence। इसमें जो एक है कॉमन लॉ रूल जैसे नेमो डेविड विस वेक्सारी, इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इफ़ ही इज़ प्रोसिक्यूटेड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस फॉर विच ही हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसिक्यूटेड ही कैन मेक कंप्लीट डिफेंस ऑफ हिज फॉर्मर एक्यूटल और कन्विक्शन। अगर एक व्यक्ति को 2 बार एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा दिया जा रहा है तो वो अपना डिफेंस कर सकता है। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में क्या हुआ था, द एपिलेंट ब्रॉड सम गोल्ड इनटू इंडिया। इसमें जो एपिलेंट था वो क्या किया था, फॉरेन से काफ़ी सारा सोना लेके इंडिया में इंटर किया। ही डिड नॉट डिक्लेयर दैट ही हैड ब्रॉड गोल्ड
विथ हिम टू द कस्टम अथॉरिटी ऑन द एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट में जो है कस्टम अथॉरिटी रहते हैं, उनको इसने नहीं बताया कि ये जो है फ़ॉरेन से काफ़ी सारा गोल्ड लेके आ रहा है। द कस्टम अथॉरिटीज़ कॉन्फिस्केटेड द गोल्ड अंडर द सी कस्टम एक्ट। अब क्या किया, कस्टम अथॉरिटी ने इसे पकड़ लिया, पकड़ के इसका जितना भी गोल्ड था उसे अपने कब्जे में रख लिया। ही वॉज लेटर ऑन चार्ज फॉर हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का धारा भी लगा दिया गया। यहाँ पे क्या किया अपीलेंट ने, द अपीलेंट कंटेंडेड दैट सेकंड प्रोसिक्यूशन वाज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एज इट वाज फॉर द सेम ऑफेंस। तब इसने क्या किया, कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया कि इनके ऊपर दो अपराध लगाया गया है। पहले तो इनका जो गोल्ड था उन्होंने जो लेके आया था वो एज़ पर सी कस्टम एक्ट इससे ले लिया गया, वो रख लिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का भी धारा मेरे ऊपर लगा दिया। तो ये जो ये वायलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का। That is for imposing gold in contravention of government notification for which he had already been prosecuted and punished as his gold has been confiscated by the custom activities. The court held that the sea custom authority were not a court or judicial tribunal and the adjudging or of confiscating under the Sea Customs Act did not constitute a judgment of judicial character necessary to take the plea of the double jeopardy. Hence the prosecution under the Foreign Exchange Regulation Act is not barred. तो इसमें कोर्ट ने बोला कि जो सी कस्टम अथॉरिटी ने जो उनका गोल्ड अपने कब्जे में ले लिया है, तो ये जो सी कस्टम अथॉरिटी है ये कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, ना तो इन्होंने कोई जजमेंट दिया है और ना ही उसमें आप पनिश हुए हैं। आपका जस्ट गोल्ड जो है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का जो आपके ऊपर ये लगा है, चार्ज लगा है, उसे वो डबल ज्योपर्डी का में नहीं आएगा, वो जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का वायलेशन नहीं है। Article 20 Clause 3 Prohibition against self-incrimination. The expression self-incrimination means conveying information based upon personal knowledge of the person giving information involving himself to be the prime part in the offense. A person shall not be asked to make a statement against himself, that is self-harming statement, confession statement. Self-incrimination means क्या होता है, जब व्यक्ति अपने अगेंस्ट में कुछ बोलता है, वो या थाना में जाके खुद को कबूल लेता है कि मैंने मर्डर किया है या खून किया है, वो खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये जुर्म किया है। ओके, द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है वो प्रोहिबिट करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। इट सेज दैट नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने अगेंस्ट में विटनेस नहीं हो सकता है। No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. Article 20 Clause 3 is based on the common law maxim nemo tenetur prodeur accusare sipson, which means that no man is bound to accuse himself. कोई भी व्यक्ति जो है खुद के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, खुद को अपराधी नहीं कर सकता जब तक कि वो इस बात का प्रूफ ना कर दे। ओके, तो इसमें ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, अगर ये इस इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल करता है तभी वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज अवेलेबल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। द पर्सन सीकिंग प्रोटेक्शन अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 20 मस्ट बी एक्यूज ऑफ द ऑफेंस। ये जो पर्सन है वो एक्यूज होना चाहिए ऑफेंस का, वो अपराधी होना चाहिए उस ऑफेंस के लिए। द प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट कंपल्सन टू बी अ विटनेस, और वो अपने अगेंस्ट में जो है विटनेस होगा। द कंपल्सन रिलेट्स टू गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, और वो अपने अगेंस्ट जो है एविडेंस जो है वो देगा। तो यहाँ पे जो एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस है उसको समझ लेते हैं पहले। द वर्ड एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस मेक इट क्लियर इट सेल्फ ओनली डैट दिस राइट इज अवेलेबल टू अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस ओनली। द वर्ड एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस मेक्स इट क्लियर itself only that this right is available to a person accused of an offense only। ये accused of an offense का मतलब होता है कि ये उसी व्यक्ति को ही के ऊपर ही ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा जिस व्यक्ति ने अपराध किया है। इन अ केस इट वाज हेल्ड that a person whose name was mentioned as an accused in FIR by the police and the investigation was ordered by the magistrate can claim the protection of this right। अब जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिसके अगेंस्ट में FIR दर्ज हुआ है, जिसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसी को ही ये प्रोटेक्शन मिलेगा। The 2 and 3 ingredients, that is compulsion to be a witness and compulsion to give evidence against himself, shall be taken together as both point convey similar viewpoint and meaning। यहाँ पे जो ingredients में दिया गया था
first second ingredients and third ingredients, that is compulsion to be a witness and compulsion to give evidence against himself, इसे एक साथ लिया जाएगा। और ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स है कैन बी अंडरस्टूड, इसे समझा जाएगा थ्रू इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस में एक्ट में जो बताया गया है सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड 27 एंड सेक्शन 27 में वो क्या बताया गया है उसे समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, कन्फेशन स्टेटमेंट, सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट हिमसेल्फ मेड बाय अ पर्सन एक्यूज टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल। कोई भी व्यक्ति जो अपने अगेंस्ट में सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट देता है, ये जो स्टेटमेंट है वो है इनएडमिसिबल हो जाएगा। कोर्ट में जाकर जो है वो पुलिस के सामने तो बोल दे रहा है, लेकिन वही जो जब कोर्ट के सामने जाएगा तो वो इनएडमिसिबल एविडेंस हो जाएगा। ओके। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, सच कन्फेशन शैल नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ये जो कन्फेशन है ये उसके अगेंस्ट में प्रूव्ड नहीं होगा। According to section 27, when an information given by the accused in police custody leads to discovery of an incriminating material object like jewelry, weapon, etc., that portion of the information can be proved। मान लीजिए वो अपराधी जो थाना में जाके बोला कि मैंने मर्डर किया है, अब मर्डर करने के बाद बोला है कि मैंने डेड बॉडी को इस जगह पे जाके गाड़ दिया है और हथियार को मैंने यहाँ पर रख दिया, और वो जाके वो पुलिस को दिखा देता है, तब ये जो स्टेटमेंट उसने थाना में जाकर दिया है ये स्टेटमेंट एडमिसिबल होगा। ओके। वो एविडेंस दे देता है तब उसका जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल होगा, अगर नहीं देता है तो वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो इनएडमिसिबल होगा। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। पी इज ट्राइड फॉर मर्डर। पी ने क्या किया, मर्डर करने का कोशिश किया। इफ़ पी इन ए पुलिस कस्टडी सेज आई हैव किल्ड क्यू एंड ब्यूरिड द डेड बॉडी इन माई गार्डन। अब ये वो जाके क्या किया, थाना में जाके बोल दिया कि मैंने क्यू का मर्डर किया है उसे अपने गार्डन में गाड़ दिया है, उसकी डेड बॉडी को मैंने अपने गार्डन में गाड़ दिया है। आई विल शो यू द प्लेस वेयर आई बॉइल्ड द बॉडी अकॉर्डिंगली इफ़ क्यू बॉडी इज ट्रेस्ड आउट, पीस स्टेटमेंट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27। अगर वो पुलिस को उसका डेड बॉडी दिखा देता है क्यू का, तो इन दैट केस पी का जो एडमिशन ये जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ वन क्वेश्चन हियर अराइजेस वेदर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट is violative of Article 20 Clause 3 of Indian Constitution. This question was resolved in a case. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो क्या वायलेशन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का। द कोर्ट, इसमें एक केस है, इस केस के थ्रू ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं। द कोर्ट हेल्ड दैट it is on the prosecution to find out whether the accused gave the information voluntarily or compulsory. The court made it clear that section 27 of the Evidence Act is not violative of Article 20 Clause 3. So therefore, as per above mentioned, it is clear that compulsion to be a witness and compulsion to give evidence against himself both states that to attract the protection of Article 20 Clause 3, it must be shown that the accused was compelled to make the statement likely to be incriminative of himself, where the accused makes a confession without any inducement, threat or promise. Article 20 Clause 3 does not apply. इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई जुर्म कर रहा है और थाने में जाके ये बोल दे रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, और फिर कन्फेशन करने के बाद वो अपना एविडेंस भी दे देता है, तो वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो थाने में जाके बोल रहा है कि मैंने ये जुर्म किया है, वो कन्फेशन कर रहा है लेकिन वो कुछ एविडेंस नहीं दे रहा है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट इनएडमिसिबल होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थी कालू उगाड़। इस केस में बताया गया है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्म किया है, जुर्म करने के बाद अगर पुलिस जो है उसे थाने में बुला रही है फिंगरप्रिंट लेने के लिए, फ़ोटोग्राफ करने के लिए, या फिर कोई स्पेसिमेंस राइटिंग करने के लिए, तो इन डैट केस ये जो एक्ट है, ये एक्ट जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है। ओके। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट केस है VS कुत्तेन पिल्ले वर्सेस राम कृष्णन। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द सर्च ऑफ द प्रीमिसेस ऑक्युपाइड और इन पोजेशन ऑफ पर्सन accused of an offense or seizure of anything from there was not violation of Article 20 Clause 3 of the Constitution. If any document is recovered as a result of search and seizure, it can be produced in the court as an evidence against the accused, as he is not compelled to give witness against himself. अगर मान लीजिए कोई किसी प्रीमिसेस में, मान लीजिए व्यक्ति कोई जुर्म किया, उसके बाद पुलिस जो है उस प्रीमिसेस में जाके जो एविडेंस वगैरह
खोज के निकालने के बाद जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया एज अ डॉक्यूमेंट, तो ये जो एविडेंस जो पुलिस दे रही है तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का उल्लंघन नहीं होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।